आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। आज के समय में बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अलग अलग राज्य में देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है वहाँ पे। अगर हम बात करें, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत का जो लोकतंत्र है, भारत का जो डेमोक्रेसी है, इसको मजबूत बनाने में पॉलिटिकल पार्टीज़ का काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान है। लेकिन एक हमारा लोकतंत्र कब मजबूत होगा? जब हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ मजबूत होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ तो मजबूत हैं लेकिन उनमें स्टेबिलिटी नहीं है। अभी आजकल के दौर में काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही इनस्टेबल होगा तो हमारा जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी होगा। इनस्टेबिलिटी इन द सेंस कि पॉलिटिकल पार्टीज में अगर स्टेबिलिटी नहीं होगा, इनस्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो गवर्नमेंट में भी इनस्टेबिलिटी ज़्यादा होगा और जिसके कारण हमारा डेमोक्रेसी जो है वो प्रभावित होगा, हमारा जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होगा और इसका बहुत ही एक बुरा असर देश पे पड़ रहा है। अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। जैसे अभी महाराष्ट्र का हम ले रहे हैं, ये हर स्टेट में चुनाव के बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। तो आज के सेशन में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि ये इनस्टेबिलिटी क्यों है, उससे बचने के लिए क्या कानून है और किस तरह से सरकार इसको और भी मजबूत करने के लिए इस तरह के जो इनस्टेबिलिटी क्यों हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में, उससे कैसे बचा जाए, इसके ऊपर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो सेशन है, जो हमारा टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब दल बदल विरोधी कानून। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? दल बदल विरोधी कानून। हम लोग जैसे यहाँ पे अगर डिफेक्शन का मतलब देखें तो दल बदल होता है, दल बदल विरोधी कानून। अब ये क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दल बदल विरोधी कानून। दल बदल का मतलब क्या है कि जैसे इलेक्शन के बाद बहुत सारे जो एमपीज हैं, एमएलए हैं, वो पार्टी मतलब जो चुनाव लड़ते हैं किसी और पार्टी से, लेकिन चुनाव जीतने के बाद और किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो इसी को दल बदल कहा जाता है, डिफेक्शन कहा जाता है। और ये डिफेक्शन काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, हमारे इलेक्शन में हो रहे थे। चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे लोग मंत्री बनने के लिए या और भी कुछ गिफ्ट्स जो उनको मिलते थे, अब इसके कारण काफ़ी ज़्यादा दल बदल होता था। काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज लोग चेंज करके दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में जाते थे। तो इसी से बचने के लिए एक ये उपाय लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये भारत के 10th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। 10th जो शेड्यूल है हमारा, 10th शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया गया है। अगर इसके बारे में और चर्चा करें तो 52nd जो अमेंडमेंट जो हुआ था आपका 1985 में, इसके तहत इस कानून को जोड़ा गया है। मतलब 10th शेड्यूल जो 52nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1985 में, ये उस समय के प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी, क्योंकि कांग्रेस का बहुत ही बहुमत उस समय आया था, मेजॉरिटी था, और इसीलिए इस कानून को लाया गया था। अगर हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकल अगर इस पे बात करें, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो अगर हिस्टोरिकल में जैसे देखें तो एक आया राम गया राम एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा। आया राम गया राम एक कहावत आम भाषा में भी हम लोग यूज करते हैं। ये कहावत कुछ इसी तरह की कंडीशन से इसका इवोल्यूशन हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो 1967 में हरियाणा में इलेक्शन होता है। 1967 में
हरियाणा में इलेक्शन होता है। इलेक्शन में एक व्यक्ति थे गयालाल। तो गयालाल ने मतलब आप समझे कि 15 दिनों के अंदर उन्होंने 4 बार पार्टी को बदला था। पहले वो यूनाइटेड फ्रंट से थे, फिर वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर यूनाइटेड फ्रंट में आते हैं और फिर कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं एट लिस्ट। मतलब 9 आवर्स, विद इन 9 आवर्स 3 शिफ्ट देखने को मिला था। मतलब वो यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में आए, फिर वापस यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में आए। तो उस समय से कहावत जो था आया राम गया राम एक क्वाइन हुआ था। तो इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिला। मतलब एक कुछ इस तरह से हो रहा था क्योंकि पहले पूरे देश में कांग्रेस का जो पार्टी उसी का सरकार था। बाद में फिर क्या हुआ कि 70s के दौर में बहुत सारे रीजनल पार्टी बनने शुरू हो गए थे और रीजनल पार्टी चुनाव जीत रही थी। और उस समय सरकार बनाने का दौर एक चला हुआ था कि हर पार्टी चाहता था कि हम सरकार बनाए, कोलिशन गवर्नमेंट बन रहा था। और उस टाइम पे हॉर्स ट्रेडिंग ज़्यादा हो रहा था। मतलब जो एमपीज एमएलए का जो खरीद बिक्री है ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। बहुत सारे मंत्री लोग किसी अदर एक पार्टी से चुनाव जीत रहे थे और मंत्री बनने के लिए या सरकार बनाने के लिए उनको दूसरे पार्टी में इंक्लूड कराया जा रहा था। तो इसी से बचने के लिए 1985 में अगर हम बात करें, जब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे बहुत एक बड़े मेजॉरिटी से, तो उस समय एक अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, डेट इज़ 52nd अमेंडमेंट। और उसी समय 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। तो हमारा जो 10th शेड्यूल है ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल विरोधी कानून। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये तो है कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर और हम डिटेल में बात करें तो दल विरोधी कानून में इसका मेन मोटिव यही है कि इस तरह के जो किसी मंत्री बनने के चक्कर में या गिफ्ट पैसे के चक्कर में जो लोग पार्टी जो एक्सचेंज करते हैं, पार्टी जो बदल देते हैं, इसको रोका जाए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट होता है। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी जो मजबूत पॉलिटिकल पार्टीज है वहाँ पे भी अगर इस तरह के अगर कुछ लोग पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं, और एक तरह से सिटीजन्स का ये जो विचारधारा है, मतलब आप जिस पार्टी के विचारधारा के बल पे आप चुनाव जीत रहे हैं और बाद में आप पार्टी बदल के दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो आप पार्टी को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप एक तरह से पूरे उस समाज को, मतलब जितने लोगों ने आपको वोट दिया है, आप उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए कानून लाया गया था। अगर हम बात करें इस कानून में 2 चीज़ देखा गया है। सबसे पहले तो जो भी एमपीज और एमएलएज हैं इनको डिस्क्वालीफाई करना है। अब ये डिस्क्वालीफाई जो करना है ये किस बेसिस पे करना है कि अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद अगर वो पार्टी चेंज करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर इस तरह का डिफेक्शन अगर वो करता है तो उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। दूसरा इसमें क्या है कि अगर एक व्हिप होता है, व्हिप के बारे में अगर हम चर्चा करें तो अगर कोई भी व्हिप से एब्सटेन करता है, जैसे किसी भी कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है किसी बिल पे उसको वोट देना है या नहीं देना है, ये अपने मेंबर को वो बताता है, वो दिशा निर्देश देता है कि मतलब हम लोग किस बिल को सपोर्ट करेंगे या इसके अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे। तो इसके लिए वो एक व्हिप जारी करता है इनसाइड द पॉलिटिकल पार्टीज। एक तरह का वो ऑर्डर होता है सारे मेंबर्स के लिए कि आपको इस बिल को सपोर्ट करना है या इसके अगेंस्ट में वोट करना है, तो उसी को व्हिप बोला जाता है। तो अगर कोई भी अगर मेंबर अगर अपने पॉलिटिकल पार्टीज का जो व्हिप है अगर उसको एब्सटेन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरुआत किया जा सकता है। तो ये 2 है। अगर हम बात करें तीसरा कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, जो निर्दलीय बहुत सारे लोग चुनाव जीतते हैं, तो अगर इस तरह के जो इंडिपेंडेंट मेंबर भी अगर चुनाव जीतने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उन्हें भी इस कानून के तहत उनके मेंबरशिप को ख़त्म किया जा सकता है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, कि कोई भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। तीसरा, अगर हम बात करें नॉमिनेटेड मेंबर्स का,
नॉमिनेटेड मेंबर्स मतलब कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्य को प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, ठीक उसी तरह से स्टेट में आपका किया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, तो ये भी अगर अपने ज्वाइनिंग से जब वो नॉमिनेट किए गए हैं और उसके अगर 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें भी इस कानून के तहत और डिस्क्वालीफाई, उनके मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ प्रोविजंस हैं कि किस तरह से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और किस तरह से इस तरह का जो दल बदल जो लोग कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एमपी एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा जो चुनाव जीतने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, या विप से वो एब्सटेन करते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज का विप है। तीसरा, अगर इंडिपेंडेंट मेंबर अगर चुनाव जीतने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करते हैं। और फोर्थ, नॉमिनेटेड मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को 6 महीने के बाद अगर ज्वाइन करते हैं तो उनका भी सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें इस पे अभी, तो फिर आप बोलेंगे कि इसमें तो अभी बहुत सारा न्यूज़ में इस तरह का केस आ रहा है, जैसे अभी महाराष्ट्र में देखने को मिला है। महाराष्ट्र में जो एनसीपी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो शरद पवार का जो पार्टी है, तो अभी वहाँ पे एक स्प्लिट इस तरह का देखने को मिल रहा है। मतलब उनके जो भतीजे हैं अजित पवार, उन्होंने अभी जो महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है उसको ज्वाइन किया है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट उन्होंने लिया है। तो इस तरह का, उसके पहले भी अगर देखा जाए तो शिवसेना जो था, शिवसेना में स्प्लिट देखने को मिला। वहाँ से एकनाथ शिंदे जो अभी मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो अलग हुए और बीजेपी के साथ कांग्रेस को ज्वाइन किए हैं। तो बीजेपी के साथ सरकार को ज्वाइन किया, वहाँ पे सरकार बना है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको कर्नाटक में, गोवा में, मतलब हर राज्य में लगभग चुनाव के बाद इस तरह का परिस्थिति भारत में देखने को मिल रहा है। तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक स्प्लिट और एक मर्जर। स्प्लिट मतलब कोई पार्टी टूट रहा है, मतलब पार्टी टूट के कुछ लोग जा रहे हैं, या एक मर्ज होता है, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग और मतलब दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं, मर्ज करते हैं। अगर देखिए हम लोग अगर बात करें तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ जब लाया गया था 1985 में, उस समय आपका ये 1/3 था कि किस तरह से डिस्क्वालीफाई से कैसे बचने के लिए, अगर एक मेंबर अगर पार्टी अगर चेंज करते हैं तब तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन अगर 1/3 जो मेंबर हैं अगर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करते हैं, मतलब आप ऐसे एग्जांपल समझिए कि जैसे 3 अगर टोटल अगर मेंबर हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज में, तो एक अगर कोई अदर पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन इस प्रोविज़न को ये 2003 में इसको फिर समाप्त कर दिया गया था और ये 1/3 के क्राइटेरिया को 2/3 किया गया है अभी, कि अगर जैसे अभी 3 अगर मेंबर हैं तो कम से कम 2 सदस्य अगर एक साथ अगर किसी अदर पार्टी को अगर ज्वाइन करते हैं तब उनका सदस्यता नहीं जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में इस तरह से एक टूट देखने को मिल रहा है कि वहाँ से बहुत सारे एमपी एमएलए टूट कर और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ में को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये यही चीज़ हो रहा है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए इस एंटी डिफेक्शन लॉ में एक प्रोविज़न है कि अगर 2/3 अगर मेंबर अगर एक साथ, जैसे 3 मेंबर हैं तो एक साथ अगर 2 मेंबर अगर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करते हैं या उनके साथ मर्ज होते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे अभी अजित पवार जो हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने भी अभी इसी तरह का वो काम किया कि जो एनसीपी है उसके कुछ मेंबर को लेके वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो एकनाथ शिंदे का जो सरकार उसको ज्वाइन किया उन्होंने, तो इससे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं वो किया जाएगा। अब दूसरा चीज़ हम लोग देखें कि अगर डिस्क्वालीफाई करने का सारा अधिकार किससे है, तो इस तरह का देखिए कोई भी ये डिसाइड करने का प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स कि जैसे लोकसभा है आपका तो वहाँ पे स्पीकर हैं और जो राज्यसभा है वहाँ पे चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं।
तो यही आपके हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, एक तरह से जुडिशियल ट्रिब्यूनल की तरह वहाँ पे काम करते हैं कि जो भी अधिकार है डिस्क्वालीफाई करने का, ये लोकसभा के स्पीकर के पास है, और अगर हम बात करें राज्यसभा के चेयरमैन के पास है। अब यहाँ पे इशू ये भी आता है कि जो स्पीकर होता है वो तो रूलिंग गवर्नमेंट का ही होता है, तो इस तरह का भी बहुत सारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 महीने के भीतर कम से कम विदिन 3 मंथ्स इस तरह का जो भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो इशूज है उसको सोल्व करना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या ये जो लोकसभा जो स्पीकर हैं इनका जो डिसीजन है, क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो बिल्कुल, जो भी लोकसभा का जो स्पीकर का जो डिसीजन होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है एज अ जुडिशियल रिव्यू। तो इसका जुडिशियल रिव्यू ये जरूर होगा, और जुडिशियल रिव्यू में अगर स्पीकर को सही भी ठहराया जा सकता है उनके डिसीजन को, या गलत भी ठहराया जा सकता है। तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में जो भी स्पीकर या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके डिसीजन को। और तो इस तरह से ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, इसका मेन प्रोविज़न यही था कि ताकि पॉलिटिकल पार्टीज में स्टेबिलिटी हो, इस तरह का जो इनस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो, और जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, क्रॉस फ्लोरिंग जिसे बोलते हैं, ये जो हो रहा है इससे कैसे भी रोका जाए। क्योंकि देखिए, हमारा देश जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज का काफ़ी बड़ा योगदान है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज स्टेबल होगा तभी गवर्नमेंट स्टेबल होगा, और पॉलिटिकल पार्टीज ही अगर स्टेबल नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगा गवर्नमेंट में, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट इशूज है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को और समझना है कि जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये इंडिविजुअल जो मेंबर हैं, देखिए इंडिविजुअल मेंबर कहने का मतलब कि जैसा कि हम अभी चर्चा करें कि पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूत बनना पड़ेगा, तो पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूत कब होगा? क्योंकि सरकार तो कोई अकेले व्यक्ति नहीं चला सकता है, सरकार चलाने के लिए एक यूनिटी चाहिए और एक पॉलिटिकल पार्टी ही चला सकता है। लेकिन जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ में हम अभी चर्चा किए व्हिप का, कि अगर कोई भी मेंबर, अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो व्हिप है, जो दिशा निर्देश वो देता है कि आप किस बिल को सपोर्ट करेंगे या किस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो एक ऐसा यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है कि इंडिविजुअल जो मेंबर हैं उनके फ्रीडम को एक कर्टेल कर रहा है। मतलब जो भी एक जो सदस्य हैं, क्योंकि यहाँ पे सदस्य को किस तरह से चलने का अनुमति दिया जा रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से। मतलब आपको कुछ नहीं सोचना है, जो पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करेगा कि किस बिल को सपोर्ट करना है या किस बिल को नहीं सपोर्ट करना है, आपको वही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तरह से हम लोग बात करें तो फ्रीडम, जो इंडिविजुअल जो मेंबर हैं, जो व्यक्तिगत जो एक सदस्य हैं, उनके पास फ्रीडम को भी एक कर्टेल कर रहा है, फ्रीडम नहीं दे रहा है उन्हें। क्योंकि देखिए, हम अगर एक मेंबर के रूप में अगर गए हैं तो हमारा भी अधिकार होना चाहिए कि हम किस बिल को सपोर्ट करें या किस बिल को नहीं सपोर्ट करें, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए। लेकिन उससे ये चीज़, ये एंटी डिफेक्शन लॉ रोक रहा है। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो किसी भी पार्टी, किसी भी बिल को सपोर्ट करे या ना करे, वो अपने इच्छानुसार, अपने विवेक से, बुद्धि से। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से चलना है। तो इस तरह के कानून है। अब इसको और मजबूत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में जो इस तरह का पॉलिटिकल क्राइसिस जो क्रिएट हो रहा है वो क्राइसिस ना क्रिएट हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।